नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई है। आज शाम 4:30 बजे के करीब मंत्रियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा पर भी चर्चा की जाएगी। सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सीएम प्रभारी मंत्रियों से उनके जिलों की रिपोर्ट भी इस दौरान ले सकते हैं। तो आज सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। आज शाम 4:30 बजे के करीब कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सदस्यता अभियान चलाया है, सदस्यता अभियान को लेकर क्या कुछ अपडेट है, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही किस तरह से जिलों में क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट है, विकास की क्या कुछ रिपोर्ट है, इसकी भी वो प्रभारी मंत्रियों से जानकारी हासिल करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शुभम पांडे का। शुभम, आज क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ बिंदुओं पर चर्चा? जी बिल्कुल, आपको बताइए लगातार कहा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज शाम को जो है 4 बजे के आसपास बैठक होने जा रही है। इसमें सभी मंत्री जो है मौजूद रहेंगे। साफ कहा जा सकता है कि उपचुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से तैयारियां की जाए, जिसके जरिए जो बीजेपी जो है अपनी बढ़त जो है लगातार बना सके, उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। और साफ कहा जाता है विकास के कार्यों को लेकर के, विकास की योजनाओं को लेकर के, स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर के अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर जो है चर्चा होगी, उन पर वार्ता होगी। और कहा जा सकता है उन पर रिपोर्ट भी देखी जाएगी। आखिरकार किस तरीके के काम जो है धरातल पर चल रहा है और किस तरीके की तैयारियां जो है वो चल रही है। साफ कहा जाता है कि जो मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचने लिए जो लोग हैं वो लगभग जो है 3:45 पर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और साफ कहा जाता है कि उसी के बाद शाम 6:30 बजे के आसपास जो है राजस्व विभाग के पुनर्गठन के बारे में भी प्रस्तुतिकरण भी दिया जाएगा। साफ कहा जाता है कि आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसको लेकर के आज जो बैठक होने जा रही है वो कई अहम पहलुओं पर चर्चा होगी और मंत्रियों से वार्ता होगी। जो जिले में जो जिलेवार जो कार्यकर्ता हैं उनसे उनकी जो रिपोर्ट है वो देखी जाएगी। शुभम, इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उपचुनाव की दृष्टि से ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम और सुरेश खन्ना और अन्य कई सारे जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो सभी मौजूद रहेंगे। क्योंकि जो विभागा जो मंत्री हैं वो सभी जब मौजूद होंगे उसी के दौरान जब चर्चा है वो हो पाएगी। तो आखिरकार किस तरीके की जो चीजें हैं धरातल पर चल रही हैं, आखिरकार किन चीजों को और ज्यादा बेहतर करना है, किस तरीके से चीजों को और ज्यादा बदलाव किया जा सकता है कि जिससे ज्यादा कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जनता के पास जो सरकार की मुहिमें हैं वो पहुंच सके। इन सभी तमाम सारे बिंदुओं पर जब चर्चा होगी उसके बाद जब वहां पर 3:30 बजे के आसपास जो मंत्री हैं वो जब पहुंचना शुरू होंगे, उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार कौन कौन मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी तक कयास यही है कि जिस तरह से अगर उपचुनाव की बात करें, क्योंकि आगामी चुनाव से पहले उपचुनाव को जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी हो या विपक्ष हो, तमाम राजनीतिक दलों के लिए उपचुनाव साख और नाक की बात है। ऐसे में आज की ये बैठक कितना महत्वपूर्ण और किस तरह से उपचुनाव को देखते हुए क्या कुछ रणनीति आज बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रणनीति बनाए। सब जो विधानसभाएं हैं जिनमें जो मंत्री हैं लगातार गए हुए हैं, जिन पर निरीक्षण किया है, उनकी जो रिपोर्ट है वो देखी जाएगी। आखिरकार वहां का जो फीडबैक है वो क्या मिला है, आखिरकार किस तरीके की जो चीजें थी वो की गई हैं धरातल पर, इन सभी तमाम सारे बिंदुओं पर जो चर्चा है वो होगी। और साफ कहा जाता है कि मुख्यमंत्री लगातार जो जब चुनाव आते हैं उससे पहले भी लगातार जो है जो अपनी जिम्मेदारी है बखूबी निभाते हैं, बखूबी वो निभाते हुए दिखाई देते हैं। लगातार उनका जो जनता है, जो लोग हैं, वो भी उसको जो है लगातार जो है सराहनीय देखते हैं। और लगातार कह सकता है कि मुख्यमंत्री की जो आज जो रणनीति बनाई जाएगी मुख्यमंत्री की बैठक में, और देखा जा सकता है कि आखिरकार उपचुनाव में किस तरीके की जो बढ़त है, किस तरीके से जो आंकड़े हैं उनको छूने की जो
जो लक्ष्य है वो क्या रखा जाता है, किस तरीके की जो चैलेंज है वो लोगों को देते हैं, किस तरीके की बातें जो है मंत्री को बताते हैं। बिल्कुल शुभम, ये भी सुनने में आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, उसके बाद से ये जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उनको लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये उपचुनाव। तो ये जो भी मिल्कीपुर सीट जो है अयोध्या से है, उस सीट को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल कहा सकता है, जिस तरीके की लोकसभा चुनाव में जो खामियां रही हैं, जिस तरीके से जो प्रत्याशी थे उनसे कहीं ना कहीं जनता नाखुश दिखाई दे रही थी। इस तमाम सारे जो मुद्दे हैं वो आए थे, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक पहल भी की थी, उसको लेकर के रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रत्याशी मैदान में आए थे। इसके जरिए जो खामियाजा है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल चुका है। अब बिल्कुल, यानी शुभम कई सारे मुद्दे हैं, चाहे उपचुनाव हो, स्वच्छता हो या बीजेपी का सदस्यता अभियान हो, जिन बिंदुओं पर आज अपने कैबिनेट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। हालांकि बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है उस पर सभी की निगाह। शुभम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में भारी बारिश की आशंका हो सकती है। पश्चिमी पूर्वी में इलाके में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, औरैया, अलीगढ़, कासगंज सहित कई जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में भारी बारिश की आशंका हो सकती है। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि औरैया, अलीगढ़, कासगंज सहित कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। पूर्वांचल के सारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं शुभम पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। शुभम, लखनऊ के इस समय क्या हालात हैं? लगातार बारिश हो रही है जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। या बिल्कुल कहा जा सकता है कि यूपी में मानसून अपने पूरे प्रभाव में छाया हुआ है। लगातार देखा जा सकता है पिछले कई दिनों से लगातार जो बारिश है वो भारी बारिश जो है वो देखी जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तरीके से यूपी के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होने वाली है या फिर बारिश को लेकर के जब मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है उसको लेकर के जिस तरीके से लगातार अधिकारी जो है तत्पर रहे। लगातार कहा जा सकता है जहां पर भी जलभराव की समस्या देखी जा रही है, पाई जा रही है या सूचना मिलती है, उस पर जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां के जो हालत है वो देखें, उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो शासन को दे। लगातार कहा जाता है कि लगभग जो है जो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, उनसे सटे हुए जो जिले हैं उन पर जो भारी बारिश है उसका प्रकोप देखा जाएगा ज्यादातर। तो कहा जाता है कि शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद इन सभी इलाकों में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया जा चुका है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं पश्चिमी यूपी जो है वहां पर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया। कहा जा सकता है जिस तरीके से मौसम विभाग ने लगभग 48 घंटे का जो अलर्ट है वो जारी किया है, 48 घंटे में भारी बारिश की आशंका जो है वो जताई जा रही है। हालांकि मॉनसून जो है अभी फिलहाल अपने अंतिम चरण पर है और अंतिम चरण में जाते जाते भी अपने तेवर दिखा रहा है। बीते दिनों बारिश की वजह से लखनऊ में एक इमारत भी भरभराकर गिर गई थी, काफी ज्यादा नुकसान उससे हुआ था, लोगों की मौतें भी हुई थी। अब किस तरह से तैयारियां, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां बारिश को देखते हुए और जिस तरह से खासकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, आपको पता मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है कि अपने अधिकारी जो भी अधिकारी हैं यूपी के वो सभी जो है जहां पर भी बाढ़ वाला माहौल बनता है या फिर जलभराव की स्थिति होती है या फिर किसी भी अन्य तरीके की दिक्कतें आती हैं जिसमें जनता परेशान होती, उन सभी हालत में अधिकारी जो है तत्पर रहे, मौके पर रहे और जो अगर कोई दुर्घटना होती उसमें रेस्क्यू का जो टीम है वो भी मौजूद है। लगातार कहा जाता है इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जाती है, लेकिन अब ये देखना होगा जब अलर्ट जारी हुआ है उसके बाद किस तरीके से अधिकारी जो है मुस्तैद दिखते हैं, किस तरीके की जो कार्रवाई है वो सामने आती है। बिल्कुल शुभम, स्कूलों को बंद करने के भी आदेश जारी किए गए हैं, तो कौन कौन से स्कूल बंद रहेंगे, या कि सरकारी स्कूल बंद रहेंगे या प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, कहता है जिस तरीके से जिन इलाकों में भारी बारिश की आशंका है, जिन इलाकों में जो इलाके
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं उन इलाकों में कहा जा सकता है कि वहाँ के जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उन सभी को बंद किया जाएगा, क्योंकि अगर बाहर का माहौल बनेगा तो वहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ठहरने की जगह दी जाएगी। इस वजह से जो है विद्यालय बंद करने की जो जानकारी है वो दी जा सकती है। तो कहा जा सकता है अभी जो है आधिकारिक जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है कि आखिरकार विद्यालय किस कारणवश बंद किए जाएंगे। बिल्कुल शुभम, हम बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र कैबिनेट का शुक्रिया किया है। उन्होंने लिखा कि केंद्र कैबिनेट ने स्वास्थ्य कवरेज देने का जो निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी को, यानी जो 70 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उन सभी को पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को मेंशन किया था, इस बात का वादा किया था कि जो भी 70 वर्ष की आयु से ज्यादा जो बुजुर्ग होंगे उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जिसके तहत 70 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया और केंद्र कैबिनेट का शुक्रिया किया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या से ये खबर है, आपको बता दें कि इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें युवक ने प्रेमिका का अश्लील वीडियो वायरल किया था। पीड़िता को 4 दिनों में पुलिस सुलह करने को दबाव बना रही थी, वहीं 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद एक हफ्ते पहले इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को चलाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था, उस पर लगातार दबाव बना रहा था, जिसके बाद से इंडिया वॉइस की टीम वहां पहुंची और उन्होंने खबर को दिखाया, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई। तो बता दें कि इंडिया वॉइस के खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का अश्लील वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद से लगातार पीड़िता को वो दबाव बना रहा था सुलह करने के लिए, जिसके बाद इंडिया वॉइस की टीम वहां पहुंची और इंडिया वॉइस की टीम ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया, जिसके बाद से इस पे मुकदमा दर्ज किया गया। तो इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है, जहां एक प्रेमी जो था वो प्रेमिका को लगातार दबाव बना रहा था, उसकी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद इंडिया वॉइस की टीम वहां पहुंचती है और खबर को प्रमुखता से इस खबर को दिखाती है। खबर दिखाने के बाद पुलिस इस पे कार्रवाई करती है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो का मामले में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दबाव बनाया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बता दूं कि गाँव बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पे एक प्रेमिका का जो है वीडियो वायरल हो जाता है, और अश्लील वीडियो था। उस मामले को लेकर के जो है जो कामाख्या पुलिस चौकी थी, वहाँ पे जो है उसको बुला करके 4 दिन तक बैठाए गए थे, तो सुलह समझौते का बराबर दबाव बनाया जा रहा था। तो इस खबर को जो है इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया है, इसके बाद जो है बाव बाजार थाने पे पीड़िता को बुला करके मुकदमा भी दर्ज किया गया है और एक महिला आरक्षी को निलंबित कर दिया गया था और एक महिला आरक्षी को जो है लाइन हाजिर किया गया है। वहीं पे जो है आज यहाँ पे एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की, जो कामाख्या के पुलिस चौकी इंचार्ज थे दिवाकर, उनको भी यहाँ पे लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्योंकि इसमें लापरवाही बरती गई है। पीड़िता को कई दिनों तक थाने बैठाए रखा है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी माना जा रहा है कि जो बाबा बाजार थाना है, वहाँ के जो प्रभारी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की तलवार जो है लटक रही है, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही बराबर देखने को एसएसपी को मिल रही है। और यहाँ पे जो है आपने कहा कि पुलिस की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी पीड़िता पर दबाव बना रही थी। कार्रवाई किस तरह से, क्या किसी के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया गया? बिल्कुल, यहाँ पे जो चौकी प्रभारी थे कामाख्या के, उनको यहाँ पे जो लाइन हाजिर कर दिया गया है
और बाबा बाजार की जो आरक्षी महिला थी उसको भी यहाँ पे लाइन हाजिर एसएसपी ने कर दिया। वजह ये थी कि जो पीड़िता थी उसका मेडिकल कराने के नाम पे भी जो है उससे पैसे की वसूली की गई थी। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के जो है एसएसपी पूरी तरीके से सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और यहाँ पे अभी और ये लोगों के खिलाफ कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इंडिया वाइज ने इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाया है। बिल्कुल विनय, ये भी सामने आ रहा है कि जो अश्लील वीडियो उसको वायरल करने की भी धमकी दे रहा था। बताया जा रहा है कि 4 दिनों से ये धमकी मिल रही थी, तो पीड़िता ने कब ये रिपोर्ट दर्ज कराया था? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये मामला 1 हफ्ते पहले का है, जहां पे पीड़िता जो है इस मामले को लेकर के जो है कामाख्या पुलिस चौकी वहां पहुंचती है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। लेकिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर, उसको वहीं पे थाने बैठाए रहती है। जो आरोपी युवक होते हैं उनके परिजनों को वहां बुला करके सुना समझौता बनाती है कि मुकदमा दर्ज न कराया जाए। और इस मामले की जो भनक इंडिया वाइज को लगती है, ग्रामीणों को मालूम है, तो लड़के पहुंच करके जो है पीड़िता का वहां बयान लेती है, संजय को प्रमुखता से दिखाती है, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस ने जो हालांकि विनय, अब इंडिया वॉइस ने जिस तरह से प्रमुखता से इस खबर को दिखाया उसके बाद एक्शन भी हुआ, आरोपी युवक के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी कब? क्या गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, यहाँ पे गिरफ्तारी की बात की जाए तो सीओ के द्वारा बताया गया है जो मुख्य आरोपी था एक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दूसरा आरोपी भी फरार है, उसको भी जल्द यहाँ पे गिरफ्तारी करने का प्रयास पुलिस कर रही है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब खबरों में बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपनी 6वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी ने अपनी 6वीं लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं जिनको देखते हुए चुनाव होना है। ऐसे में हरियाणा में आम आदमी पार्टी अब तक 89 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुकी है। 6वीं लिस्ट भी आम आदमी पार्टी ने जारी कर 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तो बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो वहीं राहुल गांधी के सिखों को लेकर बयान पर सियासत तेज हो गई है, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत रही, आइए चलिए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पे, जहां उन्होंने सिख धर्म को लेकर एक बयान दिया, तो उसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। नरेश बंसल, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ने बयान दिया है सिख धर्म को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? राहुल गांधी का बयान पूरी तरह देश विरोधी है, समाज को बांटने वाला है। सिख धर्म के साथ पूरी तरह सम्मानजनक व्यवहार, क्योंकि सिख धर्म हमारा धर्म है। भारत के सनातन की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की और 10 के 10 गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि एक परिवार ने अपनी 3-3 पीढ़ियों को देश और धर्म के लिए बलिदान किया हो। गुरु तेग बहादुर जी का उदाहरण है। तो हमारे लिए गर्व है सिख समाज। सिख समाज को हम गर्व से देखते हैं, सम्मान पूर्वक देखते हैं। पूरे देश में एक उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पगड़ी और कड़े को लेकर के कोई बात होती हो। तो इस प्रकार की अनाप शनाप बात करना, और किस मुंह से राहुल गांधी ये बोलते हैं? 84 के दंगों में उनके पिताश्री ने कहा था कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और 6000 सिखों का कत्लेआम हुआ। ऐसा नरसंहार सिखों का कभी नहीं हुआ। सिखों ने लड़कर के अपना बलिदान दिया देश धर्म की रक्षा के लिए, पर सत्ता ने इस प्रकार का बलिदान, उनका नरसंहार नहीं किया कभी, जो कांग्रेस ने किया। इसलिए राहुल गांधी अपने पापों को, अपने परिवार के पापों को छुपाने का प्रयास न करे और समाज को बांटने की कोशिश न करे। इस प्रकार के बयान के बारे में मैं संसद की एथिक्स कमेटी से निवेदन करूंगा कि वो सो मोटो संज्ञान ले और उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई हो। सर, जिस तरीके से पन्नू ने भी उनकी जो है समर्थन किया है इस बयान को लेकर, तो पन्नू का समर्थन करना ही ये बताता है कि श्री राहुल गांधी के तार कहाँ जुड़े हैं। इसलिए एथिक्स कमेटी को संज्ञान लेकर इन पर देशद्रोह की कार्रवाई करनी चाहिए। सर, उधर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार जो है करण मारा रैली यात्रा निकाल रहे हैं।
रैली यात्रा निकालते रहते हैं, सभी राजनीतिक दल निकालते हैं, प्रजातांत्रिक अधिकार है, निकालें, जाएं जनता के बीच में, उसे कौन मना करता है। सर केदारनाथ चुनाव को लेकर केदारनाथ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। कांग्रेस तो ये कह रही है हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस भी जब तक हारेगी नहीं, उस चुनाव को परिणाम नहीं आएगा, तो तब तक तो यही कहेगी ना। गणेश जोशी को लेकर गणेश जोशी के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो कैबिनेट का काम है, मेरा काम नहीं है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। खबर अमेठी से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान मुसाफिर खाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त संदीप यादव घायल हो गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।